अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। एक तरफ तो मुल्क की आला अदालतों में अहम तरीन मुकदमात जेर समात हैं, तो दूसरी तरफ सियासी मैदान में इंतखाबी जोड़ तोड़ भी उरूज पर है। इंतखाबात में कौन बाजी ले जाए ये कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन गुज़श्ता इंतखाबात के नताइज को मद्देनजर रखें तो मरकज और सूबों में हुकूमत साजी के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बड़े हरीफ हैं और जनरल इलेक्शन 2024 में इन्हीं जमातों के दरमियान कांटेदार मुकाबले का इम्कान है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इलेक्शन 2024 आजादाना और मुनसिफाना होंगे। ये गेंद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में है। मुस्लिम लीग नून ने तो अब तक कमीशन पर कोई बड़ा एतराज नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ कमीशन पर एतराजात उठाते रहे हैं। आज लेवल प्लेइंग फील्ड केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज्यादा अहम है। इंतखाबात जमहूरी उसूलों के मुताबिक कराए जाए जो असर रसूख और जबर से पाक हों और तमाम जमातों को मुसावी मौके मिल सके। इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे, दयानतदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। यहाँ सवाल यह है कि क्या अब तक के मराहिल में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कमीशन तमाम जमातों को इलेक्शन में शराकत के लिए मुसावी मौके फराहम करने के लिए अमली इकदाम करेगा? दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पीपल्स पार्टी पंजाब में मैदान सजाने को तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच चुके हैं। याद रहे कि कौमी असम्बली के हल्का NA 127 लाहौर से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जबकि इसी हल्के से तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। दूसरी तरफ JUIFA ने नून लीग से हाथ मिला लिया है। इसी तरह शहबाज शरीफ दौरे सिंध पर है और कराची में नून लीग की मुकामी क़यादत MQM के साथ इंतखाबी जोड़ तोड़ के लिए बातचीत कर रही है, जबकि MQM और JUI सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट यकजा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ANP के मरकजी नायब सदर अमीर हैदर होती ने कहा है कि जमहूरियत की बात अगर हो तो PTI से इत्तेहाद पर ANP मशवरा कर सकती है। लिहाजा अगर इंतखाबी मैदान पर नजर डाली जाए तो मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और PTI अपने ही बलबूते पर इलेक्शन में जाना चाहती हैं और वो एक तरफ खड़ी हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑनरेबल मरकजी रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमायूं, आपसे आगाज करूंगा। आप और पीपल्स पार्टी कम अज कम एक नुक्ते पर तो मुत्तफिक है कि नून लीग और नवाज शरीफ लाडले हैं, उनके लिए मैदान सजाया जा रहा है और आप दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो जब आप इस एक अहम नुक्ते पर मुत्तफिक है इलेक्शन से पहले, तो क्या वजह है कि अभी तक दोनों जमातें इकट्ठी नहीं हो पा रही इस नुक्ते पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें हमें एक पॉइंट पे इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पाकिस्तान वहाँ सिवाय नून लीग के और उनके शायद मेरे ख्याल में जो उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी इस बात पे मुत्तफिक है और उनके लिए प्रॉब्ली ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि PMLN को एज अ सिलेक्शन या एज वो क्या कह सकते हैं, मैं लाडला तो नहीं कहूंगा, लाडला तो बात अब अच्छे लफ्जों में हो जाता है। वो बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं होता जो हर वक्त शोर मचा रहा होता है कि मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। तो वो वाले बच्चे हैं कि जो शोर मचाते हुए आ रहे हैं कि मुझे ये दो, मुझे ये दो। तो उस तरीके से इनको बुलाया गया है और हर वो चीज जो उनको अगर चलो देनी चाहिए भी थी तो उसका एक जो प्रोसीजर था उससे मावरा होके उनको अजीब सा वो करके उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। फिर जिस तरीके से आपने देखा है, मैं हम आपने क्या पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि जिस तरीके से ये वन साइडेड इलेक्शन कैंपेन हो रहा है और जिस तरीके से वन साइडेड ये फैसिलिटेशन हो रही है, तो वो तो आपको बड़ा ऑब्वियस है कि अब उसमें मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा नहीं करेगा। उनको मतलब रिक्वेस्ट करना या ये कहने की बजाय उनको प्रॉपर एक ऑर्डर जारी करना चाहिए था कि ये चीज आप गलत कर रहे हो, ये आइंदा हुआ तो ये हो जाएगा, आपको तौहीन अदालत हो जाएगी। तो देयर शुड बी अ लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर वर्जन कि भाई वो बताते कि क्या है। रही बात ये कि
हमारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपस में इत्तेहाद हो सकते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम दोनों प्रॉब्ली एक चीज के ऊपर इत्तेफाक करते हैं, वो ये है कि प्री इलेक्शन हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे करना चाहते हैं। एज ऑफ टुडे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे लड़ेंगे इलेक्शंस। उसके बाद और बाकी रह गई बात, ये अगर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट के चक्कर होते हैं, ये तो आप इलेक्शन से 5-6 दिन पहले 10 दिन पहले भी कर लेते हैं। इट्स टू अर्ली कि हम लोग डिसाइड करें कि क्या क्या नहीं है। एंड में अगर कुछ करना पड़ा तो वो मतलब कई मजबूरी होती है तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले वाले इत्तेहाद में जरा सी कमजोरी का आंसर होता है, जो कि नून लीग में और जेयूआई तो बहुत ही कमजोर है, नून लीग में भी उनको डर है कि इस दफा उनका पंजाब से बिल्कुल सफाया होने लगा है, तो उनको डर है। पीपल्स पार्टी प्रॉब्ली काफी शोर है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में, पीपल्स पार्टी प्रॉब्ली सिंध में काफी मतलब हमेशा से स्ट्रांग थी। उनको अभी भी एहसास है कि वो वहां पे रह जाएंगे। असल तो मसला नून लीग का है, और असल मसला फिर जेयूआई का। जेयूआई तो प्रॉब्ली नॉन एग्जिस्टेंट की तरफ जा रही है, और उनका जो नून लीग है वो प्रॉब्ली उस लेवल पे चली जाएगी जिस लेवल पे जेयूआई है। 5 मैं मतलब हो सकता है बहुत मैं थोड़े मैं यही सवाल से भी मैं जानूं कि पीपल्स पार्टी का क्या क्या मौक़िफ़ हो सकता है। शमीला, एक बात तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है और नवाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो आप दोनों यानी पीपल्स पार्टी और पीटीआई फिर सड़कों पर होंगे या एहतजाज करेंगे, या वही मंजर होगा जो 2018 के बाद था? तो जब ये हमें मंजर नजर आ रहा है, तो फिर इलेक्शन से पहले दोनों जमातें क्यों नहीं इलेक्शन की शफाफियत के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाती? जी, शुक्रिया मेरा अब्बास साहब। देखिए, बात ये है कि इलेक्शन को शफ़ाफ़ बनाना, मुनसिफ़ाना और आज़ाद, ये तमाम चीज़ें ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और ये ज़िम्मेदारी है निगरां सेटअप की। ये पीपल्स पार्टी का या पीएमएलएन का या दीगर जमातों का काम नहीं है, ये हमारी ज़िम्मेदारी। हमारा काम है इलेक्शन लड़ना, हमारा काम है मैदान में आना, अवाम में घुल-मिल जाना, अपना मंशूर सामने रखना और अवाम को अपना पैगाम पहुँचाना कि अगर हम इक़्तिदार में आते हैं, हमें वोट मिलते हैं, तो हम आगे हमारा क्या लाएमल होगा, बेरोज़गारी कम करने का, गुर्बत कम करने का, इस मुल्क में महँगाई कम करने का। लेकिन मज़े की बात ये है, आपने तो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो बताया ना कि क्या होगा, क्या हो सकता है। मेरा तो सवाल इस वक़्त ये है कि मुझे एक बात बताएँ कि इस वक़्त माँ सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैदान में तो कोई और जमात नहीं है। ये मेल-मिलाप जो कमरों में हो रहे हैं, जो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स हो रही है, सीट एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, अलायंसेस हो रहे हैं, ये दिस इज़ नॉट इलेक्शन। ये इलेक्शन प्रोसेस नहीं है। अवाम में तो कोई नहीं गया पीपल्स पार्टी के अलावा। ना कोई मंशूर लेकर आया। पीपल्स पार्टी ने तो अपना 10 नकाती एजेंडा दे दिया ना, महँगाई के हवाले से, यूथ के हवाले से, एनर्जी कंज़र्वेशन के हवाले से, बीआईएसपी के हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हमने किस तरीके से रोज़गार बढ़ाना है, तनख्वाहें डबल करनी है, किस तरीके से हमने लोगों के घर बनाने हैं, तमाम चीज़ें, मज़दूर कार्ड है, यूथ कार्ड है। इस हमारे अलावा कोई और जमात तो मंशूर सामने लेके नहीं आई है। इलेक्शन में 1 माह रह गया है। और मुझे आप बताइए कि पीपल्स पार्टी तो जलसे कर रही है, वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाकी जमातें तो मैदान से बिल्कुल गायब हैं। ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स हो रही है, या तो मामलात लेकिन कुछ और हैं, कहीं दूसरे हो चुके हैं, बाकी या तो इनकी आवाम आपको में नहीं ये लगता कि आवाम में जाते हुए घबरा अगर रहे आप हैं, कोई ना बाकी कोई उसमें देखिए बाकी जमातों में से एक एक ब्लॉक सारा एक तरफ है और तहरीक इंसाफ एक तरफ है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ कर नहीं पा रही, या उसको करने नहीं दिया जा रहा, या वो करने नहीं चाहती? देखिए, मुझे नहीं पता, इसका जवाब तो बेहतर तरीके से पीटीआई के नुमाइंदे दे सकते हैं, लेकिन बात ये है कि ठीक है, उनके ऊपर एक किस्म का एक अभी इश्यू चल रहा है, इनके लीगल इश्यूज़ हैं, उनके कागज़ात जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं, व्हाटएवर द रीज़न्स। लेकिन ये है कि वो शायद कोशिश भी करते हैं और शायद इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं भी कर रहे, लेकिन जलसे करने में तो उनको कोई नहीं रोक सकता ना, क्यों नहीं कोशिश करते? कोई जलसा अनाउंस तो करें, उसके बाद देखेंगे वो जलसा होता है कि नहीं होता, लेकिन वो तो ये कर ही नहीं रहे हैं। ये कहना कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन देखिए कोशिश तो करें। पीपल्स पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन हम ड्राइंग रूम में नहीं बैठे। हम फिर भी बाहर निकल के मैदान में पुरज़ोर तरीके से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम अवाम के अंदर हैं, हम बलूचिस्तान गए, केपीके गए, पंजाब जा रहे हैं, सिंध में हमने जलसा किया, अपना मंशूर सामने लेकर आए हैं। व्हाट स्टॉप्स द अदर पार्टीज फ्रॉम डूइंग सो?
सही। जी डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि आप अभी तक कोई जलसा नहीं कर पाए? आपने इस्लामाबाद में जलसे की एक दरख्वास्त दी थी नवंबर में, उस दरख्वास्त का मुझे मालूम नहीं कि क्या बन सका, लेकिन कोई बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों नहीं कर पाई पीटीआई? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं कि सारी जो होती हैं वो जल्द से होने चाहिए और हम लोगों ने उनके लिए एक स्केड्यूल भी दिया है। लेकिन लेट्स पुट इट लाइक दिस, हमारा इस वक्त जो मेन कंसर्न है वो हमारा जो सारे जो हमारे लोग जिसमें फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं कि भाई वो अपने जो पेपर जो उनके मुस्तरद हुए हैं, और ये याद रखें इस दफ़ा जो जितने भी पेपर्स मुस्तरद हुए उसमें ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा पीटीआई के हैं, और पीटीआई के अपने जो टीयर 1 के या टीयर 2 के थे 90% उनमें से उन लोगों के पेपर मुस्तरद हो गए। तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो इस वक्त प्रायोरिटी है कि वो कर ले। एक चीज़। नंबर 2, हमारे लिए दूसरी प्रायोरिटी ये है कि हम लोग अपने बल्ले का निशान को किसी तरीके से सेव कर लें, जो कि अभी तक तो है, लेकिन यू नेवर नो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इन दो चीज़ों के लिए हमारे लिए एक प्रायोरिटी है। बाकी रह गई बात के जल से बिल्कुल हम लोगों ने कहा हुआ है, हम लोग इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर करेंगे। लेकिन वही वाली बात होती है कि इंसान यू क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। तो उनका पीपल्स पार्टी का उनके उनके चेयरमैन दूसरे जो जरदारी साहब हैं, बाकी सारी लीडरशिप वो आज़ाद है, वो घूम फिर रही है, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब कुछ जो है ना वो फंसे हुए हैं। तो उस लिहाज से वी रियली नीड टू सेट आवर प्रायोरिटीज, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला probably within this week I think things would be much clearer. So उसके बाद we'll be on the ground, and जब हम आएंगे तो फिर देखेंगे, फिर सब देखेंगे। चले चले, अब टाइम तो काउंटडाउन तो शुरू हो चुका हुआ है। आज 2 जनवरी है और तकरीबन 5 हफ्ते बाकी है, 5 भी नहीं, 5 से कम बाकी है अब, और आखिरी 3 दिनों में तो वैसे ही कुछ जलसा नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि सिर्फ 4 हफ्ते बाकी है। एक ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक से वापसी में पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल है, शर्मिला साहबा के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगरचे पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस बिलावल साहब पंजाब में अपनी सियासत शुरू करने जा रहे हैं और खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं लाहौर से, जहां से पीपल्स पार्टी 1967 में शुरू हुई थी। तो शर्मिला साहब, 2002 में हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब से 16 सीटें कौमी असम्बली की हासिल की। 2008 में मोहतरमा की शहादत तो एक बड़ा अलमिया था, तकरीबन 50 सीटें पीपल्स पार्टी को मिली। फिर 2013 में 3 सीटें मिली और 2018 में 6 सीटें मिली। तो असल में पीपल्स पार्टी तकरीबन आप समझ लें कि 5 से लेके 10-15 सीटों के दरमियान ही घूमती रही ऑन एवरेज। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में? अमीर अब्बास साहब, देखिए, हमारी कोशिश, ख्वाहिश और मेहनत यही है कि हम पंजाब के अंदर एक अच्छा नंबर लेकर आएं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे वहाँ पर जो पंजाब में जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे जाले हैं और जो हमारे रहनुमा हैं वहाँ पर, उन्होंने मेहनत तो की है। अगर तो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं तो हम एक सब्सटैंशियल नंबर जो है वो पंजाब से ज़रूर इलेक्ट करवाएंगे। लेकिन अगर हर चीज़ सिलेक्शन की तरफ जा रही है और जिस तरीके से जो क्लेम किया जा रहा है एक जमात की जानिब से कि जी हम 125 सीटें ले जाएंगे, तो फिर तो मामलात कुछ और हैं। आपको याद होगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी इलेक्शन हराने की पुरजोर कोशिश की गई। 17 मेंबरान के साथ वो असेंबली में बैठी, फिर अगली बार शी वाज द प्राइम मिनिस्टर। पीपल्स पार्टी मैदान छोड़ के कभी नहीं भागती, ना घबराती है, ना डरती है, ना झुकती है। और हमारी हमेशा से कोशिश ये होती है कि हम अपना पैगाम लेके आवाम के पास जाएं। हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा जो एक मेजॉरिटी वोट यूथ का है वो बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वोट देंगे। वो चाहते हैं, दे अप्रिशिएट हिज डिटर्मिनेशन, उनकी क्वालिटीज़, उनकी क़यादत को वो सराहते हैं। और वाकई अगर हम ग्राउंड पे भी जाते हैं ना, तो लोग चांस देना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। और नौजवान की आदत है आपके सामने वो तमाम चीज़ें 10 नकात के अंदर लेकर आए जो इस वक्त इस मुल्क में लोगों की ज़रूरत है, बिलखुसूस यूथ की, कि हम किस तरीके से
यूथ के मराकज़ बनाएंगे, किस तरीके से हम उनको करियर काउंसलिंग देंगे, किस तरीके से हम उनको मॉनेटरी सपोर्ट देंगे जब तक उनको जॉब प्लेसमेंट्स होती। ये चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं, ये लोगों की ज़रूरियात हैं। किस तरीके से हम सही। अस्पतालों का जाल बिछाएंगे, किस तरीके से हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे। These are those things which a common man needs. एक मजदूर क्या चाहता है, एक हारी क्या चाहता है कि उसको सब्सिडी दी जाए, अमीर ज़ादों को ना दी जाए, उन बड़ी-बड़ी फैक्ट्री मालकान को ना दी जाए, लेकिन उस गरीब किसान को दिए जाए जो यूरिया और फर्टिलाइज़र नहीं ले सक रहा है। सो हमने वो भी चीज़ें रीडायरेक्ट करनी है, उनको देनी है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें बेआइएसपी के अंदर जो हम जिस 90 लाख मंशूर घरानों का को सपोर्ट जिक्र कर रहे किया, हैं, हमने उसका ज़िम्मा और बढ़ाना है। सही। अब नून लीग की भी मंशूर कमेटी तो काम कर रही है, लेकिन अभी तक नून लीग का मंशूर उस तरह सामने नहीं आ सका, ना ही तरीके साहब का सामने आ सका। डॉक्टर साहब, सिंध में जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ अलायंस बन रहा है, जिसमें जीडीए भी शामिल है, जिसमें पीएमएलएन है, एमक्यूएम है, क्या पीटीआई सिंध में किसी पीपल्स पार्टी मुखालिफ अलायंस में जाएगी, या बाकी मुल्क के हिस्सों की तरह सिंध में भी आप अपनी इंडिविजुअल हैसियत रखेंगे और पीपल्स पार्टी के खिलाफ और उस अलायंस के भी खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहा है? देखिए, इस तरह मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक तो ये है कि हम एज जो पॉलिटिकल पार्टी, एक हमारी सोच है, एक अवाम हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, अवाम हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि, मेरा ख्याल है अवाम ये समझती है कि हम इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद ना करें। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि अवाम ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुड गो इंडिपेंडेंटली, ये अवाम समझती है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें फॉर एनी रीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ डिसाइड करना भी चाहती है, तो दो चीजें ओवर रूल हो जाती हैं। एक, वो जगह जहां पे प्रॉब्ली मतलब एक आध सीट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली पूरे प्रोविंस या पूरे इलेक्शन सिनारियो की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल में JUI और PMLN, ये तो बहुत बड़ा नो है, जो अगर हम अवाम को सामने रखें तो उसमें पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक नो की हद में आती है। हाँ, ये और बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी के करीब अगर कोई दो जमातें हैं, और उनकी वजह यह है कि ये लोग मिडिल क्लास, इनमें से एक सिग्निफिकेंट तादाद या पढ़े लिखे या मिडिल क्लास में आ जाते हैं, वो है ये MQM। उनके साथ हमारा काफी नेचुरल अलायंस बनता था। ठीक है, नंबर 2, पीपल्स पार्टी का चूंकि मौकफ जो है वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक की तरफ डॉक्टर ज्यादा साहब, है। एमक्यूएम ने तो आपकी हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया, और अब तो एमक्यूएम आपके खिलाफ बोल रही है। वो 9 मई के मुकदमात में आपकी सजाओं का मुतालबा कर रही है, और एमक्यूएम अब नून लीग के साथ खड़ी हो गई। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये बताया कि हमारे आइडियोलॉजिकली उनके साथ, चूंकि हम लोगों का जो जो सोसाइटी के जिस सेक्शन से हमारे मेंबर्स आए हुए हैं उनके हैं, वो ज्यादातर आपस में मतलब उनका एक सेम बेस है। नून लीग में जो है वो ज्यादातर जो है वो बिजनेसमैन या बहुत बड़े बड़े, वो क्या कहते हैं, जागीरदार उस किस्म के हैं। सो इज ए पीपल्स पार्टी जिसमें एक सिग्निफिकेंट तादाद जो है वडेरों की और उस किस्म की है। तो हम लोगों का उस लिहाज से MQM के साथ है। वो बेशक हमारे खिलाफ जाए या ना जाए, ये होता रहता है, ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई डेमोक्रेटिकली कौन ज्यादा है, तो वहां पे हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के हम लोग ज्यादा करीब है, वी आर मोर। और उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है कि इवन असेंबली के अंदर भी हम लोगों ने एग्री किया। ये और बात है, इन्होंने वोट नून के साथ दिया था, लेकिन दे इन प्रिंसिपल एग्री विद आवर स्टांस। लेकिन चूंकि वो PDM का हिस्सा थे, तो उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने इन सारी चीजों में वोटिंग उसके हक में की थी। तो चांसेस मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल टोटल रूल आउट करूंगा, लेकिन मैं समझूंगा कि उसके बड़े रिमोट चांसेस हैं। राइट। शमीरा साहबा, परसों मुमकिन है 4 तारीख को नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो पाबंदी है तायात इलेक्शन कंटेस्ट करने की, वो सुप्रीम कोर्ट शायद खत्म कर दे, क्योंकि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में आज से शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी पर अगर ऐसा कोई फैसला आता है? देखिए जी, अदालतों का जो भी फैसला होगा उसको हम ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेंगे। अगर किसी को इससे इख्तलाफ होगा तो ऑफ कोर्स वो अपील के अंदर जा सकता है, रिव्यू के अंदर जा सकता है।
लेकिन हमने हमेशा अदालतों का फैसला तस्लीम किया है, हम हमेशा अदालतों के फैसलों के सामने सर लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ हो, चाहे हमारे फेवर के अंदर हो। इस मुल्क में जो अदलिया है उसके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ इंसाफ फराम करे बल्कि फौरी इंसाफ फराम करे, ना सिर्फ उन तमाम लोगों को जो उस तक बासानी रसाई कर सकते हैं, बट ऑल्सो तमाम वो मुकदमात, वो लाखों मुकदमात जो लोग यहाँ पर जो मुकदमा जेर इल्तवा हैं, जो लोग कई सालों से इंसाफ के मुंतजर हैं, हमारी ख्वाहिश होगी कि इस मुल्क के अंदर अदलिया उन तमाम लोगों को इंसाफ फराम करे और फौरी इंसाफ फराम करे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शमीला फारूकी साहिबा और डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले चंद दिन बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं, क्योंकि अब 13 तारीख के बाद जब हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी उम्मीदवारों की, तो मालूम होगा कि सियासी जमातें किसके साथ हम सफर बनने जा रही हैं और किसके खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत पर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुआश एक हकीकत है जिससे कोई भी जी शऊर इंसान इनकार नहीं कर सकता। अगर गौर करें तो इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में खुशी, गमी, दोस्ती और इख्तलाफात की कड़ियां कहीं ना कहीं मुआश से जुड़ी रहेंगी, और जहां मुआशी इस्तेहकाम ना हो वहां शदीद नोयत के मसाइल पैदा होते हैं। अगर मुल्कों और कौमों की बात करें तो मुआशी तौर पर मुस्तहकम कौमें ही दुनिया को लीड करती नजर आती हैं। जो कौमें अपने वसाइल जाया करती हैं वो गुर्बत और मसाइल के जहन्नुम में जलती रहती हैं। आपने मौरितानिया, सेनेगाल, गैम्बिया, गिनी, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया का नाम तो सुना होगा। इसलिए आप इन मुल्कों की गुर्बत, बदहाली और खाना जंगी की कहानियों से भी वाकिफ हो। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मुल्क सदा के गरीब थे, बल्कि सदियों कबल इन इलाकों पर मुश्तमिल दुनिया की एक अमीर तरीन रियासत थी, जिसका बादशाह मनसा मूसा था। मनसा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीना लगाना भी मुश्किल, फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक उनकी दौलत 400 अरब अमरीकी डॉलर्स के बराबर थी। ये 1324 का वाकया है कि मनसा मूसा हज के लिए रवाना हुए तो उनके कारवां में 60,000 अफराद शामिल थे, जिनमें से 12,000 उनके जाती मुलाजमीन थे। बादशाह सलामत के आगे 500 अफराद का दस्ता रेशमी लिबास पहने और हाथों में सोने की छड़ी थामे चलता था। 80 ऊंटों पर मुश्तमिल एक काफला भी था, जिस पर 136 किलो सोना लदा था। बादशाह सलामत आगे बढ़ते गए और सारी दौलत लोगों को अतिया करते गए। लेकिन तारीख ये बताती है कि बादशाह सलामत की ये सखावत या शाखर्जियां उनकी कौम और रियासत के कुछ काम न आई। मुआश की तलाश में भूखी मगरबी अवाम गिधों की तरह इन अफ्रीकी इलाकों पर हमलावर हुई, तो इन्होंने वो कत्लेआम और लूट मार किया जिसका एक किस्से सुनकर रूह कांप जाती है। आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, लेकिन ये समझने की भी जरूरत है कि वसाइल का जो ज़िया और बदइंतजामी है वो कौमों को ऐसी अंधेरी खाई में फेंक देती है जिससे निकलना फिर सदियों में भी मुमकिन नहीं हो पाता। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तानी मईशत के बारे में एक हालिया रिपोर्ट पाकिस्तान के अहले फिक्र, अहले दानिश और माहिरीन मुआशियात को दावत फिक्र दे रही है कि अब भी वक्त है समझ जाओ। वर्ल्ड बैंक ने करार दिया है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है। गुर्बत बढ़ रही है, जबकि मुआशी तरक्की के फवायद सिर्फ अशराफिया तक महदूद है। हाल ही में यूएनडीपी के नायब सेक्रेटरी जनरल और रीजनल चीफ ने पाकिस्तान के 2 हफ्ते के वर्चुअल टूर के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान की अशराफिया सालाना 17.5 अरब डॉलर्स की बरात लेती है। यह साल पाकिस्तान के लिए मुआशी चैलेंजेस किस तक खड़े कर रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये बहुत रेपिटेशन हो रही है पाकिस्तान में कि इतने पाकिस्तान के पास वसाइल है, इतना सोना, इतना तांबा, इतने मादनियात, ये बातें कई दहाइयों से हम सुन रहे हैं। मसला कहाँ है डॉक्टर साहब? ये सब होने के बावजूद हम इससे फायदा क्यों नहीं हासिल कर पाए? बड़ा गहरा सवाल है। जवाब अगर बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपके सामने रखूं, जो मेरे ज़हन में आता है, हमारा असल मसला जो है वो मईशत नहीं है। हमारा असला मसला जो है वो माशी नहीं है, वो सियासी है। जब हम माशी फैसला साजी करते हैं सियासत के असर रसूख के अंदर, सियासत को तरजीह देते हुए, तो फिर उन मुल्कों का हाल वही होता है जो हमारा हो। सही। तो डॉक्टर साहब, अभी ये जो SIFC के जरिए से अफवाज पाकिस्तान और गुज़श्ता हुकूमत एक अरेंजमेंट बनाया कि
इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी, ज़राअत को प्रमोट किया जाएगा। ये चीजें भी अभी अगर चल रही है तो शायद चल रही हो, लेकिन अभी तक गुज़श्ता 7 महीनों में ऑन ग्राउंड तो चीजें नजर नहीं आ पा रही। देखिए, SIFC का एक नया इदारा हमारे सामने आया है और इसको मैं समझता हूँ कि आइसोलेशन में ना देखें, ये सिर्फ वाहिद इदारा नहीं है। इसके साथ एक कहलाता है इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट, जो पार्लियामेंट ने पास किया है, जो कि आप समझिए कि लीगल एम्पावरमेंट है, SIFC को कानूनी ताकत देता है। उसके साथ साथ एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया जा रहा है, जिसमें कोई 3 ट्रिलियन रुपीस के करीब इक्विटी होगी। ये तीनों मिल के एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके नतीजे में कोशिश ये होगी कि बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान में अट्रैक्ट किया जाए SIFC के प्लेटफॉर्म से। मैं समझता हूँ कि बड़ा पावरफुल इदारा है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, वो बड़े पावरफुल हैं। क्या नतीजा खेज होंगे, क्या इसके नतीजे में कामयाबी होगी, दिस ओनली टाइम विल टेल। अभी इशू ये है कि जो हमारा इस्लाहात के साथ प्रॉब्लम है, रिफॉर्म्स न करने में या रिफॉर्म्स के फुकदान के नतीजे में जो मईशत को मुश्किलात सामने आ रही हैं, उनका सब्स्टिट्यूट जो है वो SIFC नहीं है। SIFC मुतबादिल नहीं है इस्लाहात का। अगर बिजली के शोबे के अंदर हम 3000 अरब के सर्कुलर डेट पे पहुंच गए हैं तो SIFC उसको हल नहीं कर पाएगा, उसका हल नहीं है, उसका मुतबादिल नहीं है। इसी तरह अगर गैस के सेक्टर में कोई 2500 अरब का हमारा पहुंच गया सर्कुलर डेट, कोई 520 अरब रुपए की बिजली चोरी हो जाती है, इनके लिए हमें इस्लाहात चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए, और यहाँ पे फुकदान नजर आता है रिफॉर्म्स का। दूसरा इशू ये है कि हमें एक तफरीक करना होगी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यानी कि इंतजामी इकदाम और पॉलिसी के दरमियान। हमने पिछले कुछ महीनों में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इंतजामी इकदाम जो हैं बहुत देखे हैं और उसके नतीजे में कुछ मस्बत नताइज भी सामने आए, लेकिन पॉलिसी का फुकदान अभी भी वहीं पे और इस्लाहात का फुकदान भी वहीं पे। तो पॉलिसीज और इस्लाहात का ताल्लुक तो डॉक्टर साहब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना ही नहीं पाएगी। पॉलिसी, स्ट्रेटजी, टैक्टिकल लेवल पे और फिर उसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। तो गुज़श्ता 2 साल से मुसलसल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और अभी हमें नियर फ्यूचर में भी कोई लग नहीं रहा कि पॉलिटिकली स्टेबल होगा पाकिस्तान। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर कैसे हम देख सकते हैं? मुझे भी बस महसूस यही हो रहा है कि शायद सियासी इस्तेहकाम अभी इमीडिएट फ्यूचर में हमारे सामने हमारे पास ना आ सके, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम के होते हुए मईशत और सियासत में एक तफरीक कर दी, उनके दरमियान एक फायरवॉल खड़ी कर दी कि सियासतदान अपने सियासी खेल खेलते रहें, लेकिन माशी पॉलिसीज के ऊपर सियासत का डायरेक्ट जो है वो असर या इम्पैक्ट ना हो। इटली की एग्जांपल एक बड़ी प्राइम एग्जांपल सामने नजर आती है, और वो मैं इसलिए उसका नाम लेता हूं क्योंकि दूसरी जंग अजीम और आज के दरमियान लगभग 5 या 6 दर्जन वज़ीर आज़म इटली में आए और गए। तकरीबन हर साल एक नया वजीर आज़म आता है, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है वो अपनी जगह कायम रहती है, अपनी जगह प्रोग्रेस करती रहती है, उसको उन्होंने सियासत से अलग कर दिया। बरतानिया को देख लीजिए, पिछले कुछ चंद ही सालों में आपके मेरे सामने ही कई वजीर आजम आए और गए, लेकिन उनकी जो माशी पॉलिसी बल्कि है, जापान में शायद 2-2.5 साल के बाद हुकूमत तब्दील हो रही है, लेकिन उन्होंने अपनी माशी पॉलिसी और सियासत के दरमियान में एक तफरीक कर ली है। तो हमें भी शायद ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सियासी अदम इस्तेहकाम शायद पाकिस्तान में इमीडिएट फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में या मीडियम टर्म में ना आ सके। तो कोशिश इस चीज की होनी चाहिए कि सियासत को और मईशत को अलग अलग करें। लेकिन डॉक्टर साहब ये मेरी एक विश लिस्ट तो हो सकती है जहां पे पॉलिटिकल क्लास जिस मुल्क में वो सिर्फ पावर सेंट्रिक और सेल्फिशनेस की उस हद तक चली जाए कि वो जैसे ही पावर में आए वो अपने मुखालिफ सियासतदान की या सियासी पार्टी की माशी पॉलिसीज को तब्दील कर दे कि कहीं उसको क्रेडिट ना जाए, और इसी तरह वाइस वर्सा। जिन मुल्कों की आप बात कर रहे हैं वहां ये जरूर हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, लेकिन शायद वो पॉलिटिकल मटेरियल सेल्फलेस है, सेल्फिश नहीं है।
देखिए, यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि ऐसे माशी इदारे कायम कर दिए जाएँ, जो कि सियासी तब्दीली से बालातर हो जाएँ। अभी शुरू में हम एसआईएफसी को डिस्कस कर रहे थे। एसआईएफसी अब एक कानूनी इदारा बन चुका है, उसके ऊपर लेजिस्लेशन पार्लियामेंट से पास हो चुकी है और कोशिश इस चीज़ की होगी कि जो भी मुंतखब हुकूमत, नई हुकूमत सामने आए, एसआईएफसी का इदारा जो है, वो एक परमानेंट इदारा बन के सामने आए। तो कोशिश ऐसी ही होनी चाहिए कि ऐसे परमानेंट माशी इदारे सामने आ जाएँ जिनके ऊपर सियासी असर रसूख जो है, वो मिनिमाइज़ हो या बहुत कम हो। सही, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक शरीफ साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल मुआशी ढांचा है, मुआशी वसाइल हैं, मईशत का हल है। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक अब सर-ए-दस्त जुड़ा हुआ है नई आने वाली हुकूमत के साथ। कौन-सी हुकूमत आती है और वो आने वाले चंद दिनों में यानी जिसको पहले 100 डेज़ कहा जाता है, उसमें क्या मुआशी प्लान सामने रखती है, उसके बाद ही मुस्तकबिल का मुआशी तयन किया जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।